हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, काफ़ी दिनों से हमारा जो कमिटमेंट चल रहा था उस कमिटमेंट के बिहाफ मैं थोड़ा देर से आया हूं। और आज का सेशन मैं रेलवे परीक्षा पर आधारित एमसीक्यूज़ लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगेगा। और जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया कि इसी वर्ष 2020 में दिसंबर महीने में रेलवे एनटीपीसी परीक्षा ग्रुप सी तथा डी का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे किसी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करने के लिए। चूँकि कोरोना काल की वजह से ऑफलाइन क्लासेस अभी कंटिन्यू नहीं है, तो एकमात्र सहारा है आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस का। तो आपकी सेवा में हाजिर है आज का लेक्चर, जो कि जनरल साइंस से मैंने लिया हुआ है। रेलवे ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ग्रुप सी एंड डी स्पेशल। जो लोग हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको एक बार मैं फिर से बता दूं कि चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, सेशन का मज़ा लेते रहिए, कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। तो आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो जनरल साइंस पर डिपेंड हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। बोला गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। केमिकल एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है वोल्टमीटर, यानी कि इसका हिंदी नाम वोल्टमीटर ही है। इन इलेक्ट्रिक वायर थर्ड ऑप्शन यानी कि बिजली के तार में। इन बैटरी यानी कि चौथा ऑप्शन आपके सामने है बैटरी में। तो क्या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से आपके पास कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा। तो कंटिन्यू सेशन का मजा लेते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा सभी लोग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा और अपने क्वेश्चन पर आते रहिएगा। देखिएगा पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बात समझ में आ रही? इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? विद्युत धारा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये Q क्या है और T क्या है? I क्या है, Q क्या है, T क्या है? यदि एकांक समय T में प्रवाहित होने वाला आवेश Q हो तो विद्युत धारा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। बात समझ में आ रही सभी के? या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है ना? विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। फर्स्ट डायरेक्ट करंट और सेकंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि पहली आपकी दिष्ट धारा और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। बात समझ में आ रही सभी के? तो ये रहा विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन से आपको आकलन करना है, क्या मेरे क्वेश्चन से ये आंसर या ऑप्शन पहला मैच कर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक करंट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्या विद्युत धारा द्वारा या इलेक्ट्रिक करंट द्वारा? क्या आपका पहला ऑप्शन मैच करता है, इससे रिलेट होता है, हाँ या ना? समझते रहिएगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं।
सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर क्या है? ये भी एक मापन यंत्र ही है, इंस्ट्रूमेंट ही है, जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है। क्या मापने के काम आता है? विभवांतर मापने के काम आता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या वोल्टामीटर इस क्वेश्चन से रिलेट होता है, हाँ या ना? अपने माइंड में समझते रहिएगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या बिजली के तार द्वारा? शायद नहीं। चौथा ऑप्शन आपके सामने है बैटरी, बैटरी द्वारा। तो ये बैटरी क्या है? दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर बैटरी का निर्माण होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो बैटरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। अब अगर हम बैटरी को क्लासिफाई करें कि बैटरी के प्रकार, यानी कि बैटरी कितने प्रकार की है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने होगा प्राइमरी सेल। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी सेल के बारे में थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि अगर आप जब अगले सेशन की क्लास करेंगे या इन फ्यूचर कोई भी क्लास जब आप करेंगे, तो एक क्वेश्चन की बजाय आपको इतना कंटेंट मिल जाए कि उन सब के लिए हेल्पफुल हो जाए। मेरा मानना कुछ ऐसा है और यही सोच करके मैं इतना कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो पहला हमने लिया है प्राइमरी सेल, यानी कि बैटरी को हमने डिफाइन किया है कि बैटरी के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की बैटरी होती है। तो पहला एक है प्राइमरी सेल और दूसरा लिया हमने सेकेंडरी सेल, यानी कि प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी क्या है, प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल जो होता है ये होता है नॉन चार्जेबल। क्या होता है? नॉन चार्जेबल। और दूसरा जो है सेकेंडरी सेल, ये होता है चार्जेबल। नॉन चार्जेबल में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। नॉन चार्जेबल जो सेल होता है, बैटरी होती है, वो टॉर्च में पड़ती है। किस में पड़ती है? टॉर्च में। बात समझ में आ रही सभी की? टॉर्च। दूसरा क्लॉक, तीसरा रेडियो। इन तीनों में कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी सेल का यूज होता है, यानी कि नॉन चार्जेबल बैटरी का यूज होता है, सेल का यूज होता है। और सेकेंडरी जो सेल है, यानी कि जो चार्जेबल बैटरी होती है, वो हमारे घरेलू उपकरण, घर में यूज होने वाली बैटरी है। लाइट का काम करते हैं, जो भी चीज़ें यूज करते हैं, इमरजेंसी लाइट हो गया, ठीक है ना, और मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो गई, ये कैसे हैं? चार्जेबल, यानी कि सेकेंडरी सेल होता है। तो बात समझ में आ रही? क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है, आपको ये सोचना है, बताना है। फिलहाल बैटरी द्वारा, बिजली के तार द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा, विद्युत धारा द्वारा। क्या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्टेड करने के लिए, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग सही होगा? बताइए। तो विद्युत धारा द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है वोल्टामीटर, जैसा कि मैंने बताया विभवांतर मापने के काम आता है। और तीसरा ऑप्शन है बिजली के तार, तो बिजली के तार द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है आपके सामने बैटरी, तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज होगा? बैटरी द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो इसी क्वेश्चन के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। केपलर का नियम, केपलर का नियम संबंधित है, केपलर्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वी की गति,
दूसरा ऑप्शन है तारों की गति, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा, चौथा ऑप्शन है ग्रहों की गति। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो केपलर के नियम को रिलेट करता है। अगर आपने इन चारों ऑप्शंस को स्टडी किया हुआ है, डीप स्टडी किया हुआ है, थोड़ा बहुत रनिंग में भी अगर आपके पास है, तो आप तुरंत बता पाएंगे कि इन चारों के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, यानी कि करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जैसा कि दिया है एट द स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति से। तो भाई पृथ्वी की गति के बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है। आप कहेंगे कौन कौन सी गतियां? देखिए याद रखिएगा, मैं कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसी स्लाइड, इसी में सेशन में आपको अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ मिल जाए, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े और आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकें। तो इसलिए सेशन में लगातार बने रहिएगा, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि एट द स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति से। तो पृथ्वी की गति के बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो पृथ्वी की, जैसा कि मैंने बताया, दो प्रकार की गतियां हैं। कौन कौन सी? पहली गति है घूर्णन गति और दूसरी गति है परिक्रमण गति। तो ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या है? घूर्णन गति यानी कि रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? तो ये घूर्णन गति यानी कि रोटेशन स्पीड क्या है? हालांकि घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति के नाम से। ध्यान रखिएगा, मैं जो जो चीजें बता रहा हूं, बातें बता रहा हूं, बहुत ही आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं अगले सेशन या अगले क्वेश्चन के लिए। तो जैसा कि घूर्णन के बारे में बात कर रहे थे कि ये दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दैनिक गति को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कैसे? लट्टू की तरीके से। लट्टू जिस तरीके से नाचता है वो आपने देखा होगा बचपन में, और या अभी भी कहीं आप चलते फिरते देख लेते होंगे कि लट्टू किस तरीके से नाचता है। तो उसी तरीके से पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि लट्टू की तरीके से घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। यही गति पृथ्वी की घूर्णन गति कही जाती है, या इसको परिभ्रमण काल भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? अगली जो बात मैंने बताई उसमें मैंने कहा था परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन क्या है? परिक्रमण का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से पृथ्वी की गतियों के बारे में एक्सप्लेनेशन रहा। और आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। दिया गया है तारों की गति से एट द स्पीड ऑफ स्टार्स। तो तारों की गति के बारे में अगर मैं बात करूं कि सभी लोग जानते हैं कि आकाश में तारों की कोई गति नहीं होती है, आकाश में तारे गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तारे हमें गतिशील दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों, कैसे? थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं। अभी मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। तो पृथ्वी की गति के कारण ही, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिशील होने के कारण ही तारे हमें चलते हुए गतिशील, गतिमान प्रतीत होते हैं। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर नहीं आपको बिलीव होगा तो आप रात में देख लीजिएगा कि आप जब देखेंगे तो तारे आपको, जो तारा आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा, सुबह तक वो तारा आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी की गति के कारण तारे हमें गतिशील दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई सभी के? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा से। क्या केपलर का नियम सूर्य की ऊष्मा से रिलेट करता है फ्रॉम द हीट ऑफ द सन?
तो सूर्य की ऊष्मा क्या है? सूर्य की ऊष्मा के कारण ही हवाओं में, बादलों में, मौसम में, चक्रवातों में और अन्य मौसम संबंधी परिघटनाओं का जन्म होता है। किसके द्वारा? सूर्य की ऊष्मा द्वारा। बात समझ में आ रही है? सूर्य के केंद्र में ताप नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा, सूर्य के केंद्र में ताप नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक उच्च तापमान पर हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया, यही क्रिया सूर्य की ऊष्मा को जन्म देती है। बात समझ में आ गई? सूर्य की ऊष्मा, क्या केपलर का नियम यहां पर फॉलो हो रहा है या रिलेट हो रहा है? शायद नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया है ग्रहों की गति से। तो ग्रहों की गति क्या है? ग्रहों की गति के बारे में अब मैं टू द पॉइंट आ ही जाता हूं। ग्रहों की गति के बारे में जर्मनी के महान खगोल वैज्ञानिक कौन? जोहान्स केपलर, जिन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम बताए, या उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से ग्रहों की गति के बारे में अपना अनुभव दिया। वो 3 नियम कौन कौन से बताए जरा देखते हैं। जिसमें पहला नियम उन्होंने दिया कक्षाओं का अध्ययन। कक्षाओं का अध्ययन, इसी को केपलर्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, यानी कि केपलर का पहला नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? इसमें उन्होंने क्या कहा? इसमें उन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इस दीर्घ वृत्त में किसी एक फोकस पर रहता है। ऐसा इन्होंने अपने पहले नियम में बताया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया, या दूसरा नियम क्या है? तो दूसरे नियम में इन्होंने बताया जो क्षेत्रीय, दूसरा नियम है इनका क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल का नियम, ये केपलर का दूसरे नियम के नाम से जाना गया। बात समझ में आ रही? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इस दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ग्रहों को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्यखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये इन्होंने दूसरे नियम के माध्यम से बताया, ग्रहों की गति के बारे में बताया गया केपलर द्वारा। तीसरा नियम क्या बताया? तीसरा नियम इन्होंने बताया है परिभ्रमण काल का नियम। परिभ्रमण काल का नियम, परिभ्रमण काल का नियम बताया गया है। यह केपलर का तीसरा नियम है, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें इन्होंने बताया है किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय t। क्या बताया? कि सभी ग्रहों द्वारा किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या? t। समय t का वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिया। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध कक्षा या अर्ध दीर्घाक्ष कह सकते हो कि तृतीय घात, तो अगर इसको सूर्य मान लिया जाए तो इसकी ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस कहलाएगी। बात समझ में आ रही सभी के? तो इस रेडियस के बारे में बोला गया अर्ध दीर्घाक्ष। बात समझ में आ गई? तो अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है, तो स्मॉल r का घात क्या बोला गया? समानुपाती, प्रोपोर्शनल का साइन।
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल आर क्यूब। बात समझ में आ गई सभी के? तो केपलर का नियम किससे रिलेट हुआ, किसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, अपने अध्ययन के माध्यम से किस तथ्यों के बारे में उन्होंने बताया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ग्रहों की गति से। किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश तंतु कार्य करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, और सेशन में बने रहिएगा, आगे और अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश तंतु कार्य करता है, लाइट फाइबर वर्क्स ऑन। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, अपवर्तन पर, यानी कि ऑन रिफ्रैक्शन। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने विवर्तन पर, ऑन डिफ्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, एट फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फोर्थ ऑप्शन है फोकस पर, यानी कि ऑन फोकस। तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका आंसर है, तो बताइएगा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है। मैं वेट करता हूं आपके आंसर का, जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्रकाश तंतु कार्य करता है, प्रकाश तंतु कार्य करता है किस पर? प्रकाश तंतु होता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश तंतु, सपोज दैट ये टॉर्च है, क्या है? टॉर्च। टॉर्च से ये प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, इमेजिन करिए, ठीक है। और इस टॉर्च में एक तंतु लगा होता है, यहाँ सभी लोग जानते हैं, सबके यहाँ टॉर्च है, ठीक है ना। तो ये जो तंतु है, या तो ये प्लास्टिक का होता है या ये कांच का होता है। तो ये प्लास्टिक या कांच द्वारा बने हुए तंतु अपनी लंबाई, ठीक है ना, की दिशा में प्रकाश का संचरण करते हैं। ये तंतु अपनी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण करते हैं। ये क्या है? प्रकाश तंतु। बात समझ में आ गई? अब आते हैं ऑप्शन पर। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है अपवर्तन पर। क्या है पहला ऑप्शन आपके सामने? अपवर्तन पर। तो ये अपवर्तन क्या है बताइए। प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। बात समझ में आ रही? प्रकाश की किरण का अपने मार्ग पर ही विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, विवर्तन पर। आप सोचते जाइएगा, समझते जाइए, इमेजिन करते जाइए कि क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ ऑप्शन कौन सा है। विवर्तन क्या है? यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए, यानी कि जिसको पार करके प्रकाश पर्दे तक न पहुंच सके, अपारदर्शी, ठीक है ना, रख दिया जाए, तो हमें पर्दे पर अवरोध की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप इमेजिन करिएगा कि एक टॉर्च आपके सामने है और टॉर्च के सामने ठीक एक पर्दा लगा हुआ है, और टॉर्च और पर्दे के बीच में आपने कोई ऐसा आर्टिकल, सॉलिड या वस्तु कुछ भी ऐसा रख दिया गया है, कोई कार्टून रख दिया गया है कि इस टॉर्च का जो प्रकाश है उसको भेद करके पर्दे तक नहीं पहुंचता है। तो आप रिजल्ट में क्या देखते हैं कि उस कार्टून की, उस वस्तु की, उस कंटेंट जो भी रखा है वहां पर, उसकी छाया पर्दे पर पड़ रही है। और यदि कार्टून छोटा है तो क्या होता है कि उसके किनारों से, ऊपर से, नीचे से, साइड से प्रकाश पर्दे तक पहुंचता है। और यदि वहीं
इन दोनों को हटा करके एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया जाए तो क्या होता है कि प्रकाश पूर्णतया पर्दे तक पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? यही विवर्तन का नियम है, या इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु या अवरोधक रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रक्रिया अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है और अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया के बाद या कह सकते हैं पर्दे तक प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फोकस। फोकस पर प्रकाश तंतु का कार्य क्या है? तो फोकस कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का यहाँ पर, तो चौथा ऑप्शन आपका वैसे भी गलत है, तीसरा भी कोई लॉजिकल नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, सॉरी चौथे ऑप्शन, तीसरे दूसरे पहले की ओर हम बढ़े, देखते हैं कि चौथा ऑप्शन आपके लिए यूजलेस है और तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाश है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा और पहला भी गलत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज इन एन एलॉय। तो कांसा एक मिश्र धातु है। इन चार ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन के द्वारा आपको क्लियर करना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। इन चारों में पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, तांबे तथा टिन का। किसका? तांबे तथा टिन का। दूसरा एल्यूमिनियम और टिन का। तीसरा कॉपर और स्टील का। चौथा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कांसे के बारे में जानते हैं, ब्रॉन्ज के बारे में जानते हैं। कांसा क्या है? जनरल वे में अगर हम बात करें, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग पीतल को ही कांसा कह देते हैं। ये भी पीला, वो भी पीला। कांसा तांबे का कोई फर्क नहीं, पीतल का कोई फर्क नहीं, तो पीतल को देखा कांसा कह दिया। ये एक जनरल बात मैं बता रहा हूं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो फिर कांसा है क्या? कांसा है क्या? पीतल को भी कह दिया जाता कांसा, तो क्या पीतल को ही कांसा मान लिया जाए? नहीं। फिर टू द पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो जो कांसा है वो तांबे का और जस्ते का मिश्रण होता है, या फिर तांबे और टिन का मिश्रण होता है। क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो तांबा और जस्ता आपके सामने नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब तांबा और टिन दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जबकि इन तीनों ऑप्शन गलत हो। बात समझ में आ रही? एल्यूमिनियम और टिन ये भी गलत है, कॉपर और स्टील ये भी गलत है, नन ऑफ दिस भी गलत है। यानी कि जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण होता है? कौन सी मिश्र धातु होती है? तांबे और टिन की, इस ऑप्शन में। वैसे तांबा टिन या तांबा और जस्ते से बना होता है। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा रखा हुआ है। आमतौर पर ऐसा देखा भी जाता है, हम लोग आपस में देखते हैं, घर में देखते हैं अपने, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं। ऐसा क्या कोई कार्य करते हैं? कपड़े धुलने पड़ते हैं सभी को। कपड़े से स्याही और जंग के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू राइड इंक एंड रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ों में अगर स्याही लग जाए, जंग के धब्बे लग जाए, तो छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, डिटर्जेंट, ईथर, पेट्रोलियम, नींबू। हालांकि चारों ऑप्शन एक दूसरे को चैलेंज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपके सामने कि हम कपड़े में दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू का भी प्रयोग करते हैं, पेट्रोलियम का भी प्रयोग करते हैं, ईथर का भी प्रयोग करते हैं और डिटर्जेंट का भी प्रयोग करते हैं।
अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि ये चारों ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उस ऑप्शन करेक्ट को हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट बोल दें। मैंने जैसा कि बताया कि दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए पेट्रोलियम का भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोगों को देखा होगा मिट्टी के तेल से छुड़ाते हैं, डीजल से छुड़ाते हैं या पेट्रोल से छुड़ाते हैं, तो पेट्रोलियम भी ऑप्शन सही है। प्री स्टेज में अगर हम देखते हैं डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल का यूज करते हैं, एरियल का प्रयोग करते हैं, तो क्या सारे ऑप्शन सही मान लिए जाए? नहीं। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जंग के धब्बे, किसके धब्बे? जंग के धब्बे। तो ये ना तो डिटर्जेंट से धुल सकते हैं, ना ही पेट्रोलियम से धुल सकते हैं, और ना ही नींबू से धुल सकते हैं। किससे धुल सकते हैं? ईथर से। ईथर है क्या ये? ईथर ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ईथर ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो दो एल्किल मूलक एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। दो एल्किल मूलक एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी कि इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो लिख सकते हैं दो एल्किल मूलक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ईथर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ईथर बनाया कैसे जाता है? एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके ईथर बनाया जाता है, और इसका प्रयोग दाग धब्बे छुड़ाने के साथ साथ प्रमुखता ये शल्य चिकित्सा में काम आता है। बात समझ में आ रही सभी के? समझ में आ रहा हो तो सेशन में बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा सभी लोग, स्टडी विद जितेंद्र सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कौन सा रोग? क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम जानते हैं टीबी के नाम से। किसके नाम से? टीबी के नाम से। टीबी, ठीक है ना, टीबी के नाम से जानते हैं। आमतौर आपने अपने आसपास या किसी को भी देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि फला व्यक्ति को टीबी हो गया है। तो अगर आपने ये सुना होगा कि टीबी हुआ है, तो आप जानते भी होंगे कि उनको परेशानी, दिक्कत, अफेक्ट किस चीज से हो रहा है, किस चीज में हो रहा है। क्या यकृत यानी कि लीवर में हो रहा है, क्या हार्ट यानी हृदय में हो रहा है, क्या फेफड़ों में हो रहा है, लंग्स में, या किडनी में हो रहा है। तो हमेशा आपने सुना भी होगा, एक आम बात है ऐसा सुनना। तो डियर, इसका ऑप्शन करेक्ट थर्ड होगा, यानी कि फेफड़ा, लंग्स में। ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो होता है उसके लंग्स अफेक्टेड होते हैं। क्या अफेक्टेड होते हैं? लंग्स। बात समझ में आ रही है? चलिए एंजॉय करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब दिया हुआ है, ऊष्मा की इकाई है। हीट यूनिट इज, ऊष्मा की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने जूल, दूसरा ऑप्शन केल्विन, तीसरा ऑप्शन मीटर, चौथा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। हो सकता है इन तीन में कोई ऑप्शन सही ना हो, तो नन ऑफ दीज की ओर बढ़ेंगे। तो पहला दिया गया है मीटर। तो मीटर जो यूनिट है वो किसकी है? लंबाई की। किसकी है? लंबाई। पढ़ा भी होगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में, ठीक है ना। केल्विन, केल्विन का जो जिसका मात्रक है वो किसका मात्रक है? ताप का। केल्विन ताप का मात्रक है। जूल, देखिए जूल जो यूनिट है या जूल जो मात्रक है वो कार्य का भी मात्रक है और ऊष्मा का भी मात्रक है। बात समझ में आ रही? डिटेल में जब हम पढ़ेंगे आगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। नन ऑफ दीज इस तरीके से ऑप्शन आपका
गलत होता है, मीटर भी गलत होता है, केल्विन भी गलत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जूल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप आगे बढ़ाते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप अपना काम करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, सेशन का मजा लेते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाम जरूर याद रखिएगा चैनल का, स्टडी विद जितेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिया हुआ है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम इज कास्टिक सोडा। पहला ऑप्शन आपके सामने है NaOH, अगला KOH, नेक्स्ट NaCl, लास्ट H2SO4। तो H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है। और अगला क्या है? NaCl, सभी को जैसा कि बड़ा सिंपल सा है, किसका है? साल्ट यानी कि नमक, ठीक है ना। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी कि ये चार ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। NaOH इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कास्टिक सोडा है क्या? थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कास्टिक सोडा NaOH होता है। NaOH को हमने बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहीं तक सीमित रह गए। थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में। तो भाई कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात एक ही है भाई। ये सबसे शक्तिशाली क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली क्षार होता है। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? दाहक सोडा। क्या बताते हैं? दाहक सोडा। दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम NaOH, पहले ऑप्शन के भी आपको कंफर्म भी हो गया, क्लियर भी हो गया। इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और इसका सीधा प्रयोग पाउडर के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि इतना ये शक्तिशाली होता है। हाथ काट देगा। बात समझ में आ रही? तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल आज की क्लास, आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। आगे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।